साल 1911 की बात है। महबूब अली खान के इंतकाल के बाद मीर उस्मान खां हैदराबाद के 7वें निज़ाम हुए। एक रोज़ निज़ाम अपने पिता की दराज़ें चेक कर रहे थे ताकि उनके पुराने कपड़े और बाकी सामान निकलवाया जाए। इस दौरान निज़ाम को अपने पिता का एक पुराना जूता मिला जो एक मैच के ड्रॉ में रखा हुआ था। एक लौता जूता, वो भी कपड़े में लपेटा हुआ। निज़ाम को हैरानी हुई। उन्होंने जूता निकाल कर देखा तो उन्हें महसूस हुआ कि उसके अंदर कुछ है। हाथ डाला तो उसके अंदर एक चमचमाती चीज बाहर आई, हीरे की तरह। निज़ाम को लगा कि असली होता तो जूते में तो क्या ही रखा होता, इसलिए उन्होंने उसे बाहर निकाला और अपनी मेज के लिए पेपर वेट की तरह इस्तेमाल करने लगे। कई साल बाद पता चला कि हीरा असली था और कोई आम हीरा नहीं, 900 करोड़ रुपए का, दुनिया के सबसे बड़े हीरों में से एक, जो आज भी मुंबई में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के तहखाने में रखा हुआ है। क्या है इस हीरे की कहानी? 900 करोड़ का हीरा जूते में छिपाकर क्यों रखा गया और हैदराबाद के निज़ाम का नौकर कैसे बना अरबपति? जानेंगे कहानी आज के इस वीडियो में। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल AK नॉलेज ईयर पर, जिसमें आज कहानी है जैकब डायमंड की। शुरुआत करते हैं एक ऐसे किस्से की, द डेज ऑफ द बीलव। किताब में हैरियट रॉन्कन लिंटन हैदराबाद के निज़ाम का एक किस्सा बताती हैं। किस्सा यूं है कि हैदराबाद के छठे निज़ाम महबूब अली खान ऐसे रईस थे कि फ्रांस से लाए मोजे ही पहनते थे और सिर्फ एक बार पहनकर उन्हें फेंक देते थे। एक बार हुआ यूं कि उनका एक नौकर मोजे इकट्ठे कर बाजार में बेचने गया, लेकिन निज़ाम के पैर का साइज इतना छोटा था कि किसी और को आए नहीं तो मोजे बिके नहीं। आखिर में नौकर ने एक तरकीब निकाली, मोजे धुलवाए गए, उन पर चिट लगाई गई और निज़ाम के सामने ये कहकर पेश किए गए कि एकदम नए हैं, फ्रांस से आए हैं। हैदराबाद के निज़ाम को मोजों की क्या याद रहती, लिहाजा उन्होंने मोटा दाम देकर अपने ही पुराने मोजे खरीद लिए। वाह क्या सीन है। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। निज़ाम की रईसी के ऐसे कितने ही किस्से हैं। बात आम है कि हैदराबाद के निज़ाम दुनिया के सबसे रईस लोगों में से एक थे। साल 1937 में टाइम मैगज़ीन ने हैदराबाद के निज़ाम मीर उस्मान अली खान को दुनिया का सबसे अमीर आदमी बताया। उन्हें कवर पेज पर जगह भी दी। इतिहासकार विलियम डॉलरम गार्डियन के लेख में बताते हैं, एक बार एक ब्रिटिश नागरिक आयरिस पोर्टल को निज़ाम के तहखाने में जाने का मौका मिला। सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए आयरिस पोर्टल ने पाया कि तहखाना ट्रक और लारियों से भरा था। उनके टायरों की हवा निकाल दी गई थी और ऊपर से टॉपलिन बिछा रखा था। टॉपलिन हटाया तो हर ट्रक सोने के सिक्कों और हीरो से भरा हुआ था। अब ऐसे में कोई पूछ सकता है कि निज़ामों के इस अपार दौलत का सोर्स क्या था? इस सवाल का जवाब है गोलकोंडा के हीरो की खान। 1860 से पहले भारत दुनिया में हीरो का एकमात्र सोर्स हुआ करता था और मोस्टली हीरे गोलकोंडा से ही आते, जिस पर हैदराबाद रियासत का अधिकार था। साल 1860 के बाद जब अफ्रीका में हीरो की खदानें मिलने लगी, तब ये व्यापार ज़रा मंदा पड़ा और हिंदुस्तान से हीरो का एक्सपोर्ट कम होने लगा। लगभग इसी समय यानी 1869 में महबूब अली खान हैदराबाद के निज़ाम हुए। ये मीर उस्मान के फादर थे और बेटे की तरह इन्हें भी हीरो का शौक़ था। इस शौक़ के चक्कर में एक बार निज़ाम के साथ धोखा भी हुआ ये कि नवाब का एक नौकर हुआ करता था, अल्बर्ट आबिद। वेस्ट एशिया का एक देश आर्मेनिया, ये वहीं के रहने वाले थे। ईरान के शाह के मुलाजिम हुआ करते थे। फिर लंदन में इनकी मुलाकात हैदराबाद के एक रईस से हुई और उनके साथ हैदराबाद आए। यहाँ इन्हें महबूब अली खान के दरबार में पेश किया गया। निज़ाम को ये इतने पसंद आए कि अपना वेले बनाया और समय के साथ साथ निज़ाम के खासम खास नौकर भी बन गए। आबिद निज़ाम के कपड़े, जूते, घड़ी और ज्वेलरी वगैरह की देखरेख करते थे। अब यहाँ बात निज़ाम की हो रही है, किसी आम आदमी की नहीं। निज़ाम को महज कपड़े पहनाने के लिए 12 नौकर लगते थे। कपड़े, जूते, घड़ियाँ, इनका हिसाब लाखों करोड़ों में हुआ करता था और ये पूरी जिम्मेदारी मिली हुई थी आबिद को। आबिद की अहमियत आप ऐसे समझो कि उनके बारे में कहा जाता है कि निज़ाम एक बटन भी खोलें तो आबिद का वहाँ रहना बहुत ज़रूरी होता था। आबिद को निज़ाम की नौकरी के अच्छे पैसे मिलते, लेकिन उनकी हसरतें और आगे थीं। इसलिए आबिद ने पैसे कमाने के लिए एक स्कीम चलाई। कौन सी? वही मौजे वाली जिसका जिक्र अभी कुछ देर पहले हमने किया था।
निजाम जो कपड़े पहनते उन्हें पहनकर साइड कर दिया जाता। ये कपड़े विदेशों से आते थे, सो कीमत इनकी बहुत ज्यादा होती। ऐसे में मिस्टर आबिद ने इन कपड़ों को बाजार में बेचना शुरू किया। हैदराबाद में एक आबिद नाम की जगह है जहां आज एक बड़ा शॉपिंग सेंटर है। उस दौर में आबिद ने यहाँ एक दुकान बनवाई जिसमें निजाम के एक बार पहने कपड़े बेचे जाते। कोई कपड़ा नहीं बिका तो भी फिक्र नहीं, धोकर और प्रेस कर कर उन्हें कई बार वापस निजाम को बेचा जाता। इस तरह आबिद ने करोड़ों की दौलत इकट्ठी की, लेकिन इतने से भी मन नहीं भरा। इसलिए आबिद ने एक नया टॉपिक रचा। यहाँ से इस कहानी में एंट्री होती है तीसरे किरदार की, अलेक्जेंडर मैकलम जैक की। ये नाम था एक ब्रिटिश जौहरी का। जूलर कहाँ से आया किसी को पता नहीं। कोई कहता है कि रूस के जासूस हैं, किसी ने जादूगर बता दिया। जैकब का किरदार उन दिनों इस कदर रहस्य में बन गया था कि कई ब्रिटिश लेखकों ने उन्हें अपनी फंतासियों में शामिल भी किया। जंगल बुक लिखने वाले रुडयार्ड किपलिंग का नाम आपने सुना होगा। इनकी एक नॉवल किम में एक किरदार जैक पर ही बहस था। कहानियों ने जैसा जैसा बताया, जैकब का मेन प्रोफेशन जौहरी का था। एक बार जैकब की मुलाकात आबिद से हो गई। वहीं निजाम के मुलाजिम वाले आबिद ने जैकब को ऑफर दिया कि वो निजाम को अपने कीमती पत्थर बेचे और बीच में 5% का कट आबिद को दे दें। जैकब को ऑफर अच्छा लगा। आबिद ने उसे निजाम से मिलवाया। जैकब ने निजाम को बताया कि उनके पास एक 184 कैरेट का हीरा है जिसे अफ्रीका से खरीदा गया। निजाम ने रकम पूछी तो जवाब मिला 50 लाख। बीच में 5 लाख आबिद का कमीशन, लेकिन ये बात निज़ाम को पता नहीं थी, ये कमीशन वाली। निज़ाम हीरा ख़रीदने के लिए तैयार हुए, हालांकि एक शर्त रखी उन्होंने। अब बात ऐसी थी कि निज़ाम ऑफ हैदराबाद, महबूब अली, इनका किसी चीज़ को ख़रीदने का एक ख़ास तरीका हुआ करता था। कोई चीज़ उनके सामने पेश की जाती तो वो बस एक बार पसंद या नापसंद बोलते, और यहाँ बोलने का मतलब एक बार बोल दिया तो बोल दिया। निज़ाम ने जैकब से कहा कि अगर नापसंद बोला तो डील कैंसिल। जैकब राज़ी हुआ। इसके बाद निज़ाम ने जैकब के अकाउंट में 21 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर दिए। हीरा आने में कुछ वक्त बाकी था और इसी बीच इस डील की खबर ब्रिटिश सरकार को लग गई। ब्रिटिश सरकार के कुछ अधिकारी निज़ाम से मिले और उन्हें समझाने लगे कि पैसा बर्बाद नहीं करें। अब ब्रिटिश अफसरों की इस बात पर निज़ाम ने तब तो कुछ नहीं कहा। इसके बाद आया वो दिन जब निज़ाम के सामने हीरा पेश होना था। चांदी की थाल में लाल कपड़े के ऊपर हीरा रखकर जैकब ने निज़ाम के आगे पेश किया। निज़ाम ने हीरा उठाकर उसे उल्टा पलटा जैसे मानो वो उसे परख रहे हों। हीरा बेशकीमती था। दुनिया में सिर्फ गिनती के ऐसे हीरे थे जो इतने बड़े थे। निज़ाम ने कुछ सेकंड हीरे को निहारा, फिर उनके मुंह से निकला नापसंद। जैकब वहीं खड़ा था, उसे काटो तो खून नहीं। 21 लाख रुपए वो हड़प कर चुका था। निज़ाम ने पैसे मांगे तो वो बहाना करके वहाँ से निकल गया। कुछ दिन बाद उसने बैंक के पास एक टेलीग्राम भी भेजा जिसमें लिखा था कि निज़ाम ने हीरा ख़रीद लिया। निज़ाम के दिए 21 लाख रुपए लंदन ट्रांसफ़र कर दिए जाएं, जबकि ये बात सरासर झूठी थी। निज़ाम का पैसा चुकाने का उसका इरादा नहीं था। जब ये बात निज़ाम को पता चली तो उन्होंने जैकब को कोर्ट में घसीट लिया। उन दिनों ब्रिटिश कोर्ट हुआ करती थी। भारत के राजाओं के लिए इन कोर्ट में हाज़िरी लगाना बड़ी बेइज्जती की बात होती थी। इसके बावजूद इस केस में रकम इतनी बड़ी थी कि निज़ाम न सिर्फ कोर्ट गए बल्कि सालों तक केस भी लड़ा। दूसरी तरफ जैकब ने भी बड़े बड़े वकील रखे। कोर्ट में पूछे जाने पर उसने कहा कि निज़ाम ने नापसंद इसलिए कहा कि वो ब्रिटिश अधिकारियों को बेवकूफ़ बनाना चाहते थे। इसके बाद एक डेलीगेशन निज़ाम के पास भेजा गया। उनके गवाह के लिए ये मुद्दा तब इतना बड़ा बन गया था कि जैकब डायमंड केस नाम से दुनिया भर के अखबारों की सुर्खियां बना। कई साल केस चलने के बाद कोर्ट ने माना कि जैकब ने धोखाधड़ी की थी। हालांकि निज़ाम को अपना पैसा कभी वापस नहीं मिल पाया। इतना जरूर हुआ कि निज़ाम जैकब डायमंड के मालिक हो गए। जैसा हमने आपको बताया, ये बेशकीमती हीरा था, दुनिया के सबसे बड़े हीरो में से एक। लेकिन इसके चक्कर में निज़ाम को बहुत शर्मिंदगी झेलनी पड़ी, इसलिए उन्होंने इस डायमंड को मनहूस करार दिया। एक गंदे कपड़े में लपेटकर निज़ाम ने हीरे को अपने जूते में डाला और एक दराज के अंदर छिपा दिया। महबूब अली खान की मौत के बाद अगले निज़ाम मीर उस्मान अली को जूता मिला और उसके अंदर छिपा हीरा भी। बहुत
बहुत लंबे वक्त तक तो उन्हें इस हीरे की कीमत का भी पता नहीं था, इसलिए वो उसे एक पेपर वेट की तरह इस्तेमाल किया करते। दशकों बाद जब हिंदुस्तान आजाद हुआ, ये हीरा एक ट्रस्ट को ट्रांसफर किया गया और साल 1995 में भारत सरकार ने इसका अधिग्रहण किया। तब ये हीरा मुंबई में रिजर्व बैंक के तहखाने में रखा गया और आज भी दुनिया के सबसे बड़े डायमंड में से एक इसे माना जाता है। जहां तक अलेक्जेंडर जैकब की बात है, केस लड़ने से उनका सारा पैसा खर्च हो गया, बदनामी अलग से हुई। भारत में जैकब की दुकान बंद हुई और वो जहां से आया था वहीं चला गया। इस खेल के तीसरे खिलाड़ी एल्बर्ट आबिद का क्या हुआ? एल्बर्ट आबिद ने निजाम को लूटकर इतनी दौलत बनाई थी कि उन्होंने इंग्लैंड में एक बड़ा सा घर खरीदा और परिवार सहित वहीं बस गए। इसी के साथ हीरो की ये कहानी खत्म होती है। लेकिन आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। अगर आपको हमारी ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे ही ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग नॉलेज के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल AK नॉलेज एयर पर। तब तक के लिए टेक केयर।